हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस हफ्ते भी कुछ रोचक हेमेटोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आज मेरा चर्चा का विषय है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। जैसा कि आप वर्ड से समझेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हीमोलिसिस एंड एनीमिया। एनीमिया मतलब खून का कम होना यानी कि हीमोग्लोबिन का गिरना, और हीमोलिसिस का मतलब खून का टूटना, बहुत तेजी से टूटना। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाते हैं तो इसका मायने होता है कि हमारा जो बॉडी में ब्लड है वो बहुत तेजी से टूट रहा है। अब ये किस कारण से टूट रहा है वो विभिन्न होते हैं, बहुत सारे होते हैं और डिफरेंट कारणों की हमें पता करना पड़ता है ब्लड टेस्ट द्वारा। लेकिन यह एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और हेमेटोलॉजी के मरीजों में और एवं आईसीयूज में जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं उसमें कई मरीजों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक टिपिकल हीमोलिटिक एनीमिया का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो अक्सर इमरजेंसी में आता है और एक हिस्ट्री देता है कि हमारा मरीज पिछले 2-3 दिन में लगातार सफेद पड़ता जा रहा है, खून की कमी है, बहुत कमजोरी आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और चक्कर खा के कई बार बेहोश हो जाता है और इस तरीके की लो हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। और यूजुअली हमें बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री मिलती है। शॉर्ट हिस्ट्री का मायने कि 7 से 10 दिन की, और इसी से हमें ये मालूम पड़ता है कि इतनी तेजी से इसका हीमोग्लोबिन टूटा है या डिक्रीज हुआ है। अब इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अक्सर ये जो हीमोलिटिक एनीमिया के मरीज होते हैं वो यूजुअली अपने निकटतम अस्पताल या नर्सिंग होम्स पे जाते हैं और वहां पे इनको हड़बड़ी में ब्लड चढ़ा दिया जाता है विदाउट कॉज आइडेंटिफाई किए हुए, और ये माना जाता है कि मोस्ट लाइकली इसका जो हीमोग्लोबिन कम हुआ है वो आयरन की कमी या विटामिन B12 या फोलेट एसिड की कमी से हुआ है और ये ब्लड चढ़ाने से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि जब हम इस मरीज को, हीमोलिटिक एनीमिया के मरीजों को हम ब्लड चढ़ाते हैं तो मालूम पड़ता है कि अगले दिन ही, जैसे आज हमने ब्लड चढ़ाया और उसके अगले दिन ही हमें नोटिस होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं, या बढ़ा भी है तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट से बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पे आया मरीज और हमने उसको ब्लड चढ़ाया तो हीमोग्लोबिन बढ़ने की बजाय उसका या तो 4.5 या 5 ग्राम ही हो पाया ब्लड चढ़े, तब यूजुअली फिजिशियंस अलार्म होते हैं और ये समझते हैं कि ये कोई और प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल ब्लड कम होने की या नॉर्मल एनीमिया का केस नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हीमोलिटिक एनीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसका अगर हमने समय रहते डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो ये कई बार जानलेवा भी सिद्ध होती है, क्योंकि मरीज का हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से टूटने लगता है। अब आइए जानते हैं कि किन कारणों से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है, खास करके यंग एवं एडल्ट हुड में हीमोलिटिक एनीमिया का, वो होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून मतलब हमारे ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कि खून को तोड़ना शुरू कर देती हैं, आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर देती हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्यों बनी? नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में तो एंटीबॉडीज इस तरीके की नहीं होती हैं, तो सडनली ऐसा क्या हो जाता है इन मरीजों में कि इनके ब्लड में इतनी सारी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं? तो उसका जवाब है यूजुअली 2 मुख्य कारणों से इन मरीजों में एंटीबॉडीज बनती हैं। पहला मुख्य कारण है कि कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई सा भी इन्फेक्शन मरीजों को के ब्लड में इस टाइप की एंटीबॉडीज बना सकता है। वो कोई सा भी इन्फेक्शन का कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि जुकाम, खांसी या कोई भी वायरल, जो सीजनल वायरल फीवर्स होते हैं वो, या डेंगू, कोविड, कोई भी इन्फेक्शन इन मरीजों में हीमोलिसिस कर सकता है। और दूसरा मुख्य कारण है कि कोई अंडरलाइंग रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि गठिया का रोग हो या फिर कोई एक बीमारी होती है ल्यूपस, उन मरीजों में भी इस तरीके से सडनली खून टूटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई मरीज इतने लो हीमोग्लोबिन के साथ आता है तो हमें जल्द से जल्द ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की डायग्नोसिस को
देखना होता है कि कहीं मरीज उससे ग्रसित तो नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि हिमोलिटिक एनीमिया के मुख्य कारणों में एक G6PD एंजाइम की कमी होती है, जिसमें कि रक्तकण में G6PD एंजाइम कम होने से खून ज्यादा तेजी से टूटने लगता है। वैसे ही जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये भी एक तरीके के हिमोलिटिक एनीमिया ही है, लेकिन इन हिमोलिटिक एनीमिया के जो मरीज होते हैं वो क्रॉनिक टाइप के एनीमिक होते हैं, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होता है, जबकि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के मरीजों में बहुत तेजी से खून नीचे गिरता है। अब जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस के लिए एक जो सबसे कॉमन बेसिक टेस्ट है वो है सीबीसी काउंट, जैसे कि सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर, और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, और पेरिफेरल स्मीयर देखने से हमें मालूम पड़ता है कि रक्तकण टूट क्यों रहे हैं, क्या रक्तकण टूट रहे हैं, और अगर टूट रहे हैं तो फिर हम उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं अन्य टेस्टों के माध्यम से, जिसमें कि एक बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है डायरेक्ट कून्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसीटी और आईसीटी कहते हैं। ये टेस्ट मुख्यतः उन मरीजों में ही किया जाता है जिनको बहुत तेजी से हमें हिस्ट्री मिलती है कि बहुत तेजी से इनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और ब्लड चढ़वाने के बावजूद भी खून बढ़ नहीं रहा है। साथ ही हमें इन्फेक्शंस रूल आउट करने होते हैं। अगर कोई हमें इन्फेक्शन ब्लड की जांच से और किसी भी अन्य जांच से मालूम पड़ता है कि इसको ये मरीज को ये इन्फेक्शन है या निमोनिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी इलाज दिया जाता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इस बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करनी है और जल्द से जल्द स्टेरॉइड्स यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सोना या कोई भी स्टेरॉइड हम मरीजों को तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी एडमिनिस्टर करें। और साथ ही कई बार हमें जिनको बहुत सीवियर हीमोलिसिस हो रही होती है उसमें हमें IVIG थेरेपी का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। ये ध्यान रहे, ये बीमारी एक तरीके की जानलेवा बीमारी है अगर यदि समय पे टाइमली डिटेक्ट ना हो, क्योंकि कुछ मरीज मैंने अपने 20 साल की प्रैक्टिस में देखे हैं जो कि बहुत सीरियस हो गए हैं और उनको बचाने में हमें बहुत दिक्कतें आई हैं और ये मरीज अक्सर ICU पहुंच जाते हैं। इस बीमारी का जो बचाव तो नहीं किया जा सकता, जिसको टेंडेंसी होती है किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद ये डेवलप होने की या किसी रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि गठिया रोग या SLE या लूपस होने की, तो इसको हम बचाव तो इस बीमारी का नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप यदि किसी अच्छे हेमाटोलॉजिस्ट के संपर्क में आते हैं खून गिरते ही, तो इससे जल्दी हम इसको डायग्नोस करके इससे निपटा जा सकता है और ये मरीज यूजुअली पूर्णतया सही हो जाते हैं ट्रीटमेंट पे। मेरे बहुत सारे मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं जो कि मुझे OPD में फॉलोअप में रहते हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ यापन कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि इस बीमारी का मरीज यदि कोई भी आपके मोहल्ले, पड़ोस, परिवार में मौजूद होता है तो उनको एडवाइस करिए कि वो जल्द से जल्द किसी हेमाटोलॉजिस्ट से मिलें और अपना इलाज आरंभ कराएं। नमस्कार।